अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हम किस तरह से रिग्रेशन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं अज़ूर के अंदर। प्रैक्टिकली आपने वो सारी चीज़ें करके देखी जो हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में मशीन लर्निंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स से सीखी कि डाटा सेट क्या होता है, डाटा सेट को स्प्लिट कैसे करते हैं ट्रेनिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, और मॉडल इटसेल्फ क्या होता है, मॉडल की ट्रेनिंग कैसे होती है, और डाटा क्लीनिंग के बारे में आपने देखा जो मैट्रिक्स हैं मेजरमेंट की, या किस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना बेहतर ट्रेन हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो आपने पिछले लेक्चर में अज़ूर के अंदर, अज़ूर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर के अंदर देखी कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एक चीज़ जो आपने गौर किया हो कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की जो थोड़ी-सी टेक्निकल हैं, ज़्यादा टेक्निकल हैं, उनकी डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी ये चीज़ जो है, इसको समझना थोड़ा-सा चैलेंज होगा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी जो फ़ोकस हो, वो इस बात पे हो कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनका फ़्लो जो है, वो किस तरह से हो रहा है, और ये एंड टू एंड किस तरह से ये चीज़ें आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और किस तरह से ये मॉडल जो है वो ट्रेन होता है। ये सारे कंपोनेंट्स जो है ऐड करके, मिसाल के तौर पे डाटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर के अंदर, उस और किस तरह पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, किस तरह उसके अंदर आप डाटा जो कॉलम्स हैं उनको कैसे क्लीन करते हैं, कैसे फिर स्प्लिट करते हैं, फिर एल्गोरिदम, और जो डाटा है जो 70% आपका डाटा होता है ट्रेनिंग डाटा सेट, उसको कैसे ट्रेन मॉडल के अंदर, कंपोनेंट के अंदर कनेक्ट करके, तो किस तरह से वो मॉडल ट्रेनिंग होती है, फिर आगे स्कोरिंग होती है और एवैल्यूएशन होती है। अच्छा, एवैल्यूएशन में जो मैट्रिक्स हैं, उनकी वजह से आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ख़ास तौर पे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, मुझे पता है कि उनके लिए वो चीज़ें थोड़ी-सी चैलेंजिंग होंगी। आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, फ़ोकस ये होना चाहिए कि आपको ये समझ हो कि मॉडल ट्रेनिंग क्या होती है और किस तरह से हम प्रैक्टिकली उसको कर सकते हैं। उसको उसको उस कॉन्सेप्ट को, उसको ज़रा फ़्लो को समझें। ये जो मैट्रिक्स हैं, इनके बारे में आप सिर्फ ये फ़िलहाल इस पे गौर करना है कि जो उसकी एक्यूरेसी है, या जो पिछला जो हमारी लेक्चर था उसके अंदर जो कोएफ़िशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, उसका लेवल क्या आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है। वो जितने परसेंट होगा, बेहतर होगा, उसकी एक्यूरेसी उतनी बेहतर होगी, मॉडल की परफ़ॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि मॉडल कैसे ट्रेन करना है। जो चीज़ें आपको फ़िलहाल समझ नहीं आ रही, उनकी वजह से परेशान नहीं होना। उसकी वजह ये है कि अगर आप नॉन टेक्निकल हैं और आपको इस प्रोसेस का 50% भी समझ आ गया, तो आप समझें कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बाज़ औक़ात टेक्निकल लोगों को भी 50% समझ नहीं आता। तो अगर आपको ये 50% भी समझ आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो अगले लेक्चर्स हैं, जैसे आज का लेक्चर है, इसमें फिर हम दोबारा मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। आज हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिदम है, उसको समझेंगे पहले, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली हम एज़्योर के अंदर जाके देखेंगे कि किस तरह से उसके मॉडल की ट्रेनिंग होती है। और मॉडल ट्रेनिंग से पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि आप डाटा सेट कैसे ढूँढ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मॉडल ट्रेनिंग के लिए डाटा चाहिए, तो डाटा सेट आप कहाँ से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह कैगल्स पे जाके अपनी मर्ज़ी का डाटा सेट जो है वो ढूँढ सकते हैं, और किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा डाटा सेट आपने यूज़ करना है। तो बहरहाल ये कि ये अब जो लेक्चर्स शुरू हो गए हैं, ये हमारे हैंड्स ऑन शुरू हो गए हैं। आगे हैंड्स ऑन और कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी है वो मिक्स चलेगी, क्योंकि अभी तक जो थ्योरी हमने की है वो थ्योरी काफ़ी हो गई, कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए। अब हमने प्रैक्टिकली इनको इस्तेमाल करके देखना है, और कोशिश ये कीजिए कि इनकी प्रैक्टिस अगर हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को एज़्योर अकाउंट के चैलेंज हैं, कोशिश करें कि वो अगर एज़्योर अकाउंट बना लें, और अगर फ़र्ज़ किया किसी का एज़्योर अकाउंट किसी वजह से नहीं बन पाता, तो एटलीस्ट इन वीडियोज़ को फ़ॉलो करें, समझें कि ये क्या हो रहा है, और जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। मैं दोबारा मशीन लर्निंग टाइप्स का जो हायरार्की है वो आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें जो मेन टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और इसके अंदर हम आज क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन
अगर हम रिकॉल करें जो थोड़ा-सा मैंने पिछले लेक्चर्स में बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, तो ये बेसिकली प्रिडिक्ट करता है 2 किस्म का रिज़ल्ट, यानी या ट्रू या फ़ॉल्स, येस या नो, और 1 या 0। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो अगर हम इसकी डेफिनिशन देखें तो लिखा है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू ट्रेन मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स वन ऑफ 2 पॉसिबल लेबल्स, यानी कि 2 में से एक कोई रिज़ल्ट होगा, या ट्रू होगा या फ़ॉल्स होगा, या 1 होगा या 0 होगा। और इसकी मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दी थी, जो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम ये डाटा सेट लें जिसके अंदर ये कुछ पेशेंट्स की लिस्ट है, और उसमें अगर हम देखें कि हमारा जो फ़ीचर है वो है ब्लड ग्लूकोज़, और उस फ़ीचर की बेस पे जो लेबल है या जो रिज़ल्ट है वो है डायबिटिक, कि वो डायबिटिक है या नहीं है। अब इसमें जो रिज़ल्ट है वो 0, 1, येस, नो, ट्रू, फ़ॉल्स की फ़ॉर्म में है। अगर आप देखें तो बाइनरी मतलब या तो ये है या ये है, 2 में से कोई एक होगा जवाब इसका। और इस ब्लड रिज़ल्ट पे अगर हम देखें तो 68 जो है वो उसका रिज़ल्ट जो है वो 0 है, 105 का 1 है, और इस तरह से ये पूरा जो एक टेबल है वो मुख्तलिफ अफ़राद की इन्फॉर्मेशन के साथ फ़िल्ड है। इसको हम ट्रेनिंग डाटा सेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, अगर हम इस डाटा सेट को यूज़ करते हैं और इसका हम ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो जो लीनियर ग्राफ था, अगर आपको याद हो, तो वो एक लाइन ड्रा करता था। लेकिन इस केस में चूँकि अगर हम एक्स और वाई देखें, क्योंकि फ़ीचर जो है वो एक्स है और लेबल जो है वाई है, और क्योंकि ग्राफ जो है जो होते हैं वो यूजुअली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में ड्रा किए जाते हैं। तो इसमें जो एक्स है वो ब्लड ग्लूकोज़ है, वाई जो है वो डायबिटिक है या नहीं है। और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम देखें तो हमने 50 से स्टार्ट की हैं, 60 और 120 तक हैं, क्योंकि हम हमें इसकी जो रेंज है वो लग रहा है कि 50 से लेके 120 तक वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। और इसी तरह जो वाई साइड है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से 1 तक है। उसको हमने उसकी फ्रैक्शंस तो डाल दी हैं, हालांकि यहाँ पे फ्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका रिज़ल्ट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। और अगर हम उसके मुताबिक इसको ड्रॉ करें तो पहला जो रिकॉर्ड है 68 और 0 का, तो उसमें अगर हम देखें तो जो ब्लड ग्लूकोज़ 68 है, तो ब्लड ग्लूकोज़ वाली साइड पे जाएँ तो ये 68 70 से थोड़ा-सा पहले इसको मार्क करेंगे, और ये चूँकि डायबिटिक रिज़ल्ट 0 है, तो ये हम 0 लाइन पे ही इसको ड्रॉ करेंगे। इसी तरह 105 जो है, वो रिज़ल्ट 1 है। अब 105 जो है वो यहाँ पे 100 आएगा, और 05 बिल्कुल इसके दरमियान में, यहाँ पे 110 के दरमियान में आएगा। तो इसको अगर हम 1 पे लेके जाएँ, क्योंकि ये लाइन तो 0 की है, 1 पे लेके जाएँ तो ये बेसिकली यहाँ पे ड्रा होता है। ये डॉट सेकंड रैकेट का है। इसी तरह 113 और वो भी 1 है, तो 113 जो है वो भी 110 के बाद थोड़ा-सा आएगा, और वो 1 है तो वो हम इसको ऊपर 1 वाली लाइन पे लेके जाएँगे तो ये 113 है। और इस तरह से हमने ये सारे रैकेट जो हैं वो उस उनको यूज़ करके ये ग्राफ ड्रा किया है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ होगा जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा या ड्रा होगा। अब इसके जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं वो डिफरेंट हैं रिग्रेशन मॉडल से। मिसाल के तौर पे इसका जो पहला मैट्रिक है वो एक्यूरेसी है, और एक्यूरेसी कैसे आती है कि प्रोपोर्शन ऑफ प्रेडिक्शन दैट द मॉडल गॉट राइट, यानी कि वो मॉडल का रिज़ल्ट का हिस्सा जो कि वाक़ई सही साबित हुआ है, वो एक्यूरेसी कहलाता है। और इस केस में जो एक्यूरेसी है वो 0.83 है। 0.83 नंबर आपको यूजुअली नज़र आता है जब इवैल्यूएशन रिज़ल्ट देखते हैं, लेकिन उसको 83% कंसिडर किया जाता है, क्योंकि 0.83 का जो होता है वो 1 में से होता है, या 0 और 1 के दरमियान में होता है। तो 0.83 का मतलब है 83%। इसी तरह रिकॉल जो है वो भी वेरी बहुत मिलता-जुलता है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। जैसा कि रिकॉल इज़ अ मैट्रिक दैट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट द मॉडल आइडेंटिफाइड करेक्टली, यानी कि मॉडल ने जो हिस्सा पॉजिटिव केसेस का आइडेंटिफाई किया है कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो बेसिकली रिकॉल होता है। इन अदर वर्ड्स, कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज, हाउ मैनी डिड द मॉडल प्रिडिक्टेड टू हैव डायबिटीज, यानी कि टोटल नंबर जितने डायबिटिक थे, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 80 थे, तो 80 में से कितने परसेंट जो हैं वो मॉडल ने सही डायग्नोज किए हैं कि वो वाकई डायबिटिक हैं। तो ये रिकॉल कहलाता है, और ये इसका नंबर है किस अप्रॉक्सिमेटली 0.75 समझ लें कि अगर होगा तो वो 75% कंसिडर किया जाता है।
इसी तरह प्रिसीजन जो मैट्रिक है वो भी बहुत मिलती-जुलती है, लेकिन थोड़ी-सी वेरिएशन के साथ। प्रिसीजन इज़ अ सिमिलर मैट्रिक टू रिकॉल बट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस वेयर द ट्रू लेबल इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि कितने प्रिसीजन के साथ उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो उसने केसेस प्रेडिक्ट पॉजिटिव किए हैं वो वाकई पॉजिटिव थे। तो वो उसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 होगा या यानी कि सारे ही होंगे तो वो 100% उसने प्रिसीजन के साथ जो प्रिसीजन है वो 100% होगी उस मॉडल की। अच्छा, इनको आपने याद नहीं करना, ये डेफिनेशन कोई भी याद या रटा लगाने वाली नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली। और दूसरी बात ये कि ये वैल्यूएशन रिजल्ट आपको जब प्रैक्टिकली आप एज़्योर के अंदर मॉडल ट्रेन करेंगे तो ये रिजल्ट आपको इस तरह के फॉर्मेट में देगा। तो आपको यहाँ समझाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि अगर 0.83 हो तो वो 83% है, 0.75 हो तो 75% है, और अगर उनकी जो टाइटल है वो एक्यूरेसी लिखा हो, रिकॉल हो या प्रिसीजन हो तो उसका क्या मतलब होता है। जैसा एक और जो मैट्रिक है वो F1 स्कोर होती है, और वो इनको जो प्रिसीजन और रिकॉल है इन दोनों को यूज़ करके वो इस्तेमाल की जाती है। और इस तरह का कुछ फार्मूला होता है जिसमें दो को मल्टीप्लाई करते हैं प्रिसीजन और रिकॉल के साथ, और प्रिसीजन और रिकॉल का जो टोटल होता है उसके साथ डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये जो है 1.5 होता है, ये डिवाइड हो गया 1.75 पे 0.86 आएगा, तो F1 स्कोर आपका 86% होगा। तो ये बेसिकली आपकी एवैल्यूएशन मैट्रिक होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन की। अच्छा, अब इसके बाद असाइनमेंट जो है वो 2 होंगी। एक तो ये कि आपने रिसर्च करनी है बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, और दूसरा जो है वो हमने अब मॉडल को ट्रेन करना है एज़्योर के अंदर, और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम एज़्योर के अंदर मॉडल को ट्रेन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन किया था एज़्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर के अंदर। सबसे पहले हम गूगल में जाके ये देखते हैं कि हम डेटा सेट कहाँ से ढूँढ सकते हैं, क्योंकि हमें एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए डेटा सेट चाहिए, और आम तौर पे आपके एल्गोरिदम के मुताबिक डेटा मिलना सम टाइम आपको मुश्किल होता है, तो वो किस तरह से ढूँढना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने लेट्स से आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट ढूँढना है, CSV फाइल ढूँढनी है आपने। CSV एक्सेल फाइल जो फॉर्मेट में होती है उसको CSV कहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कैगल का पहला लिंक दे देगा बाइनरी क्लासिफिकेशन। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की डिटेल बता देगा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है। इसको पढ़ने के बजाय अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको डाटा सेट नज़र आएगा मेन्यू आइटम्स के अंदर तीसरे नंबर पे। इस पे क्लिक करें तो ये जितनी भी डाटा सेट्स की ऑप्शन है ये आपके सामने खोल देता है। इसमें ऑल डाटा सेट्स हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हैं, एजुकेशन रिलेटेड हैं, क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर विजन है, NLP है, सारी किस्म के जो डाटा सेट पॉसिबल इनके पास हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हैं। तो यहाँ पे आप लिखें कि बाइनरी क्लासिफिकेशन और इंटर प्रेस करेंगे तो इसके पास 2410 डाटा सेट हैं जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर हैं। अब इसमें अब आपके पास ये लिस्ट है तो आप देखें कि आप इसमें से कौन सा डाटा सेट चूज़ करना चाहें। तो मैं आमतौर पे बहुत छोटा डाटा सेट भी नहीं पिक करता और बहुत बड़ा भी नहीं पिक करता। जैसे ये 113 KB का ये छोटा डाटा सेट है, और ये 826 MB का ये बहुत बड़ा डाटा सेट है। तो इस तरह से स्क्रॉल अगर करें आपको 3-4 MB का 5 MB का डाटा सेट मिल सकता है। जैसे ये देखें, ये हार्ट डिजीज़ हेल्थ इंडिकेटर डाटा सेट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपनी एग्जांपल के अंदर इस्तेमाल किया था, जिसमें हम जो ग्लूकोज़ की मिकदार है उसकी बेस पे डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है वो हम चेक करते थे। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये डाटा सेट किस तरह का है। आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा-सा ये व्यू मोर पे आ जाएँगे और ये पूरी इसकी डिटेल है। इसका जो नीचे वाला बिल्कुल बॉटम पे सेक्शन है, मैं इसकी जो CSV फाइल है इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या है? क्योंकि मुझे ये देखना है कि इसमें टारगेट क्या है, कि टारगेट कौन-सा कॉलम है। तो अगर मैं पहले तो कॉलम देखता हूँ इसके, तो ये जनाब इसके ये कॉलम का उसने सारे कॉलम जो हैं उसकी परसेंटेज वगैरह दी हुई है। पहला कॉलम ये है, दूसरा आगे ये है हाई कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, अब मैं डिटेल पे जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इसका जो टारगेट क्या है इसका, ये वन बाइनरी टारगेट वेरिएबल। अच्छा, टारगेट कॉलम जो इसका है ये हार्ट डिजीज़
अटैक कॉलम है, ये वाला जो इसका पहला कॉलम है ये टारगेट कॉलम है, यानी ये हार्ट डिजीज़ या तो होगी या नहीं होगी, यानी या 1 होगी या 0 होगी। और इसके अलावा ये कह रहा है कि इसके अंदर 21 फीचर वेरिएबल्स हैं, यानी कि 21 कॉलम्स जो हैं वो इसके अलावा हैं। तो ये तकरीबन 22 कॉलम का ये अगर देखें तो ऊपर ये 22 कॉलम का टेबल है। तो मेरा ख़्याल है ये एक मीडियम साइज़ का डाटा सेट है जो मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये टोटल इसकी जो साइज़ है वो 22 एमबी है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर, और फिर अगर आप देखेंगे तो ये कोड दिखा रहा है कि आपने किस तरह से इसको पाइथन का कोड इस्तेमाल करके आपने इसको हासिल करना है, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो अगर आप देखें तो डाउनलोड डाटा सेट एज ज़िप फाइल, इस पे क्लिक करें तो ये डाटा सेट को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। और ये इसने डाउनलोड कर दिया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने डाटा बेसिकली ओपन कर दिया है यहाँ पे। अब मैं अगर ये ज़िप फाइल है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और ये एक्सट्रैक्ट होके ये फ़ोल्डर में आ गया। अच्छा, अब मैं वापस जाऊँगा गूगल पे, क्योंकि मैंने डाटा सेट ले लिया, इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। और अब मैं जनाब जाऊँगा पोर्टल। अच्छा, यहाँ पे दोबारा ये चीज़ बता दूँ कि आप अगर अज़ूर पे जाएँगे, मैं तो अज़ूर पोर्टल पे जाता हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है या आपका अकाउंट अज़ूर का है ही नहीं, तो ये आपको पहले लेके जाएगा अपने मेन पेज पे, जहाँ पे ये आपको ऑप्शन देगा कि आप अज़ूर फ्री ट्राई करना चाहते हैं या पे एज़ यू गो पे जाना चाह रहे हैं। फ्री का मतलब ये है कि आपको आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन अकाउंट आपको फ्री दे देगा 12 महीने के लिए, और आपको तकरीबन $200 का क्रेडिट देगा जो आप 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद भी ये जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे कि मैं फुल अकाउंट यूज़ करना चाह रहा हूँ, पे एज़ यू गो जाना चाह रहा हूँ, तब तक ये आपको चार्ज नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने पिछले चंद दिनों में मेरा वैसे अकाउंट जो है वो 30 दिन का क्रेडिट एक्सपायर हो चुका है। मैं पे एज़ यू गो पे जा रहा हूँ, मैं उसमें जाके अज़ूर के अंदर रिसोर्सेज़ क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं रिसोर्सेज़ कई घंटों के लिए नहीं होल्ड करता, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ इस्तेमाल के बाद, तो मुझे इन्होंने चार्ज नहीं किया। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी देखी है, अभी तक मुझे इन्होंने चार्ज नहीं किया। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ज करें भी तो ये सेंटों में होता है, मैं आपको दिखा दूँगा। तो ख़ैर, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ट्राई अज़ूर फॉर फ्री, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप portal.azure.com करेंगे तो आप इनके पोर्टल अज़ूर पोर्टल के ऊपर चले जाएँगे, और अज़ूर पोर्टल के ऊपर आपको होम पेज पे ये सारी सर्विसेज़ आपके पास अवेलेबल होंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस वक़्त इंटरेस्टेड हैं अज़ूर मशीन लर्निंग के ऊपर, इस पे क्लिक करते हैं, और जब अज़ूर अज़ूर मशीन लर्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको क्रिएट का बटन नज़र आएगा, और क्रिएट न्यू वर्कस्पेस करेंगे। ये प्रैक्टिस हमने पहले भी की हुई है, लेकिन दोबारा कर रहे हैं। रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करते हुए की है, लेकिन अब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी ये कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा रिसोर्स ग्रुप जो मैंने पहले यूज़ किया था उसी का नाम दोबारा आ गया, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस फील्ड में आपने जो वर्कस्पेस देनी है, मैं यहाँ पे एक नया नाम देता हूँ, एमएल डिज़ाइन WS वर्कस्पेस। और ये कनाडा सेंट्रल में क्रिएट कर रहा है। मैं कनाडा सेंट्रल में नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं जितने ईस्ट यूएस में है। तो मैं ईस्ट यूएस को सिलेक्ट करता हूँ। ईस्ट यूएस रीजन के अंदर जो डाटा सेंटर है वहाँ पे ये मेरे रिसोर्सेज क्रिएट करे, और बाकी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट हैं वो एज़ इट इज़ रहने दें, उनको चेंज ना करें, और रिव्यू एंड प्लस क्रिएट पे क्लिक करें। ये इसको वैलिडेट करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर वैलिडेशन पास हो जाती है फिर इस पे क्रिएट पे दोबारा क्लिक करें तो ये आपके डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। अगर देखें तो ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा कि डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, और नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले जो सोर्सेज हैं ये क्रिएट होना शुरू हो गए। जैसे की वॉल्ट क्रिएट हो रहा है इस वक्त, लॉग एनालिटिक्स क्रिएट हो रहा है, स्टोरेज अकाउंट, और जो क्रिएट हो जाते हैं उस पर ग्रीन टिक आ जाता है, उस पर वो टिक मार्क कर देता है। और अब सारे ये रिसोर्सेज क्रिएट हो गए हैं जो ग्रीन टिक वाले हैं। एंड पे जो है वो ये वर्क स्पेस को कंप्लीट कर रहा है, जो एमएल डिज़ाइन वर्क स्पेस है। जैसे ही ये ब्लू ग्रीन होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो वर्क स्पेस है वो हमारी क्रिएट हो गई है।
और जैसे ही ये वर्क स्पेस क्रिएट होगी, ये जैसे अब क्रिएट होगी है, तो ये यहाँ पे आपको बटन दे देगा गो टू रिसोर्स। यहाँ पे भी आ गया गो टू रिसोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस वर्क स्पेस के अंदर ले जाएगा, यानी कि मशीन लर्निंग डिज़ाइन WS जो मेरी वर्क स्पेस क्रिएट हुई है, ये उसके अंदर ले आया है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्च स्टूडियो का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना, ये मशीन लर्निंग स्टूडियो में आपको ले जाएगा। अब आप यहाँ पे योर मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे आपने अपने मॉडल ट्रेन करना है, आपने डाटा सेट क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने पाइपलाइन क्रिएट करनी है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। पिछली दफ़ा हमने रिग्रेशन का जो मॉडल क्रिएट किया था, पिछले लेक्चर में हमने डिज़ाइनर के थ्रू किया था। आज भी डिज़ाइनर के थ्रू करेंगे ताकि आपकी थोड़ी-सी रिवीजन हो जाए और उसके बाद फिर किसी और टूल को यूज़ करेंगे। तो हम डिज़ाइनर पे जाते हैं और यहाँ पे ये कहता है क्लासिक प्री बिल्ट, तो मैं इस पे कहता हूँ कि हाँ, मुझे ये जो न्यू पाइपलाइन क्रिएट करनी है, प्री बिल्ट नहीं करनी। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और ये अ, न्यू पाइपलाइन क्रिएट कर देता है। ये राइट साइड पे पाइपलाइन बेसिकली ये क्रिएट का प्लेग्राउंड आ गया। यहाँ पे अब मैं क्रिएट करना शुरू करूँगा और वो कैसे करूँगा आपने पिछले लेक्चर में भी देखा है, इसमें दोबारा रिपीट करते हैं। पहले आपने डाटा क्रिएट करना है, डाटा सेट क्रिएट करना है। तो आप डाटा पे जाएँगे तो आपके पास कोई डाटा नहीं है और कंपोनेंट पे जाएँगे तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इस पाइपलाइन के अंदर। तो इन पे मैं जैसे-जैसे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे-वैसे हम इनको देखते जाएँगे। जैसे अगर आप कंप्यूटर विज़न पे जाएँ तो कंप्यूटर विज़न के जितने भी टूल्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। इसी तरह टेक्स्ट एनालिटिक्स पे जाएँ तो उसके टूल्स पड़े हुए हैं। हर फ़ील्ड और फ़ीचर के लिहाज से उसके कंपोनेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें डाटा चाहिए तो हम डाटा पे जाते हैं, डाटा टैब पे और प्लस क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जिसका नाम है हार्ड असेसमेंट, ये और इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी हमें प्रोवाइड करनी है। और वो कहता है कि किस किस्म का डाटा आपका होगा, तो मैं यहाँ पे फ़ाइल करता हूँ क्योंकि मुझे जो डाटा मिला है वो CSV फ़ाइल में मिला है। तो मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ 3 ऑप्शन हैं और तीनों में से आपने लोकल फ़ाइल पिक करनी है, क्योंकि इस वक़्त आपकी जो CSV फ़ाइल है वो लोकल फ़ाइल में पड़ी हुई है, यानी आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई है। जो जो डाटा आपने अपने कंप्यूटर से उठाना है वो आपका लोकल फ़ाइल से आएगा। अच्छा, अब इसको लोकल फ़ाइल क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये इसको अज़ूर ब्लॉब स्टोरेज में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा कि उसके अंदर इसने डाटा को स्टोर करना है। आपने इसको कुछ चेंज नहीं करना और इस पे नेक्स्ट कर देना है। अब अगले पेज में ये आपसे कहेगा कि आप अपलोड फाइल और फ़ोल्डर, कि आप फाइल और फ़ोल्डर को अपलोड करें और ये एक ऑप्शन है ओवरराइट इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है तो इसको ओवरराइट करना, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो स्टोरेज ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर ये फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है इस नाम के साथ, तो ये उस फ़ाइल को ओवरराइट कर देगा नई फ़ाइल के साथ। तो इसको चेक कर दें एहतियातन। और इसको अपलोड फाइल और फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा फ़ाइल अपलोड करनी है या फ़ोल्डर करना है। तो चूँकि आपके पास सिर्फ़ एक फ़ाइल है तो आप फ़ाइल पे क्लिक करें। ये आपसे फ़ाइल माँगेगा, आप इस फ़ाइल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपका डाटा है, जो कि बेसिकली हार्ट डिज़ीज़ का रिलेटेड का डाटा है और इसके ऊपर ट्रेनिंग होनी है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप देखें ये फ़ाइल अपलोड हो रही है। अच्छा, फ़ाइल अपलोड होगी। अब यहाँ पे इसको दोबारा नेक्स्ट करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे अगर करना है आपने, और ये आपका CSV फ़ाइल का नाम आ गया है और इसको क्रिएट कर दें। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये डाटा सेट जो है ये क्रिएट हो जाएगा आपके डाटा कंपोनेंट के अंदर। अगर देखें तो ये डाटा सेट क्रिएट हो गया, हार्ड असेसमेंट डाटा ये क्रिएट हो गया। आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको साल के तौर पे इस डाटा को आप व्यू करना चाहें तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और प्रीव्यू डाटा पे आ जाएँ। प्रीव्यू डाटा में आपको ये सारे कॉलम दिखा देगा और इसको थोड़ा-सा लेफ़्ट साइड पे खींच के लंबा करते हैं और ये इस साइड पे आ जाते हैं। अगर आपको याद हो तो जब आपने डाटा की डिस्क्रिप्शन देखी थी केगल से डाउनलोड करते हुए, तो उसने बताया था कि जो आपका टारगेट कॉलम है वो हार्ट डिज़ीज़ और अटैक है। ये आपका टारगेट कॉलम है। इसका मतलब है कि आपका लेबल ये है, बाकी सारे फीचर्स हैं। ये लेबल जो है ये रिज़ल्ट होगा
इन फीचर्स की बुनियाद पे कैसे कि असेस ये करना है कि क्या किसी शख्स को हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, किस बुनियाद पे करना है, उसका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाकी जो फैक्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक, बीएमआई इंडेक्स जो होता है, स्मोकर है या नहीं है, ये सारे फैक्टर्स की बुनियाद पे वो अगर तो वो उसको हार्ट अटैक के चांसेस नहीं है तो 0 होगा, अगर हार्ट अटैक के चांसेस हैं तो वो 1 होगा। तो ये बेसिकली आपका डाटा है और ये डाटा के अंदर ये सारे इसके फीचर्स हैं जो यूज़ होंगे। इसको हम इस पेन को दोबारा क्लोज़ करते हैं। अब आपका अगला स्टेप जो है वो आपने, अगर आपको याद हो तो रिग्रेशन मॉडल में आपने सेलेक्ट किए थे कॉलम्स। अब इसके अंदर आप कॉलम सेलेक्ट करने की बजाय हम चूँकि हमें सारे ही कॉलम यूज़ करने हैं, सेलेक्ट कॉलम आपने तब करना है जब आपने कुछ कॉलम जो हैं वो छोड़ देने हैं। यानी आपने इस्तेमाल नहीं करने मॉडल ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ही बेसिकली इम्पैक्ट करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ को, तो हम वो सारे यूज़ करेंगे। तो हम सेलेक्ट कॉलम इस वक्त नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो मिसिंग कॉलम है या मिसिंग डाटा है वो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं और क्लीन करते हैं मिसिंग डाटा को। तो हम जब क्लीन मिसिंग डाटा का कंपोनेंट ड्रैग करके लेके आते हैं तो ये यहाँ पे इसको इनपुट चाहिए डाटा सेट की। वो इनपुट कैसे आएगी? ये जो पहला वाला जो कंपोनेंट है उसमें से जब हम डाटा ड्रैग करके लेके आएँगे तो इसको इनपुट मिलेगी और ये इसका जो रेड सर्कल है वो गायब हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखें तो ये आपको राइट साइड पे एक वार्निंग साइन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा है अगर इस पे आप स्क्रॉल करें तो लिखा है अ वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है? वैल्यू ये रिक्वायर्ड है कि उसको ये पता करना है कि आप कौन-कौन से कॉलम जो हैं वो क्लीन करना चाहते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल ओपन हो जाएगा और इस पैनल के अंदर आपने एडिट कॉलम पे जाना है और इसमें वो पूछ रहा है कि कौन-कौन से कॉलम आपने इंक्लूड करने हैं क्लीनिंग के लिए। अब अच्छा, इसमें आप कॉलम नेम भी दे सकते हैं अगर आपने स्पेसिफिक कॉलम जो है वही क्लीन करने हैं, अगर आपको पता है कि कौन-कौन से कॉलम का डाटा जो है वो क्लीन होने वाला है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो, आप इसको इस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं और ओपन करके आप देख लें कि इसमें डाटा की क्या सूरत-ए-हाल है। तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये डाटा क्लीन होने वाला है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि डाटा ये कंप्लीट है, इसमें कहीं भी जो खाली डाटा यानी कि मिसिंग डाटा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको डाटा क्लीनिंग में याद हो तो सिर्फ वो मिसिंग डाटा नहीं देखता, उसमें इर्रेलेवेंट डाटा भी होता है। कुछ जो आउटलॉ डाटा होता है वो उसने भी करना होता है क्लीन। तो हम ये करते हैं कि सारे कॉलम जो हैं वो शामिल कर लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं और इस पैनल को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा क्लीन मिसिंग डाटा वाला सेक्शन हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने स्प्लिट करना है डाटा को। अगर आपको याद हो तो हम डाटा को स्प्लिट करते हैं ताकि 70% डाटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो और 30% डाटा जो है वो वैलिडेशन के लिए बाद में यूज़ हो। तो अगर आप देखें तो ये जो क्लीन मिसिंग डाटा था उसमें से 2 आउटपुट आ रही हैं। एक क्लीन डाटा सेट है जो क्लीन हो गया है, दूसरा क्लीनिंग हो रही है। तो हमने जो क्लीन डाटा सेट है वो आउटपुट जो है वो इनपुट देनी है स्प्लिट डाटा को, क्योंकि जो डाटा स्प्लिट होना है वो क्लीन डाटा सेट में से आना है और जब ये डाटा भी क्लीन हो जाएगा तो ये सारा इस तरफ ही आ जाएगा। अच्छा, स्प्लिट डाटा जो है अब यहाँ पे डाटा 70% जो है वो रिज़ल्ट ट्रेनिंग सेट की साइड पे आ जाएगा और 30% जो है वो वैलिडेशन के लिए या टेस्टिंग के लिए होगा। अच्छा, स्प्लिट डाटा जब आपका हो जाए तो अब आपको अगली चीज़ जो चाहिए, क्योंकि आपका डाटा तो यहाँ पे आ गया, अगली चीज़ जो आपको चाहिए, आपको एल्गोरिदम चाहिए, क्योंकि आपका डाटा तो अब यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपने देखना है कि आपको अगली क्या चीज़ चाहिए। अगर आपको याद हो, यहाँ पे आप याद करें तो ये है एल्गोरिदम। आपको यहाँ पे एल्गोरिदम चाहिए और एल्गोरिदम आपको चाहिए बाइनरी क्लास। यहाँ पे बाइनरी की बजाय 2 क्लास कहते हैं। अगर आप बाइनरी करेंगे तो आपको शायद यहाँ पे बाइनरी में कुछ ना जो भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बाइनरी डिस्क्रिप्शन में तो नज़र आएगा, लेकिन जो टाइटल है उसका नाम होगा 2 क्लास। तो यहाँ बाइनरी को 2 क्लास कहते हैं और अगर आप 2 क्लास में यानी बाइनरी मैंने किया और उसको अगर आप स्क्रॉल करें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये एडल्ट सेंसस इनकम बाइनरी क्लास है, 2 क्लास एवरेज परसेप्ट्रॉन है, 2 क्लास न्यूरल नेटवर्क है, 2 क्लास बूस्टेड डिसीजन ट्री है। ये सारे जो हैं ये परफॉर्मेंस रिलेटेड हैं कि अगर आपके पास
जिस किस्म का डाटा होता है या जिस क्वांटिटी में होता है उसके मुताबिक आप एल्गोरिदम यूज़ करते हैं और इन इन एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस वेरी करती है। तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो हैवी है, वो काफ़ी डीप ली जाके ट्रेनिंग करता है और इसका टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं इसको आमतौर पे नहीं पिक करता कि ये काफ़ी टाइम लेगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कम टाइम वाला कोई जो टू क्लास क्लासिफिकेशन वाला पिक करें, तो मैं डिसीजन बूस्टेड डिसीजन ट्री जो है इसको पिक कर लेता हूँ। लेट्स सी कि हम इसको लाके ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, अब जब आप ये ले आए तो आपको जो अगला कंपोनेंट चाहिए वो आपको ट्रेन मॉडल चाहिए, कि आपने जो मॉडल ट्रेन करना है वो आपको उसका कंपोनेंट चाहिए। तो ये ट्रेन मॉडल सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको ड्रैग करेंगे। अब इसको 2 इनपुट चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब आप एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर, यानी ये आपका, अगर देखें तो ये आपका एल्गोरिदम है, ये आपका डाटा है। आपने दोनों को इकट्ठा करना है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप ये डाटा जो आपका स्प्लिट डाटा से जो आपका 70% डाटा है उसको यहाँ लेके आएँगे इसके अंदर, और जो आपका अनट्रेन्ड मॉडल है, जो आपका ये वाला जो एल्गोरिदम आपने पिक किया है, इसको आप अनट्रेन्ड मॉडल को इनपुट दे देंगे। तो ये अब दोनों की इनपुट तो आ गई, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है? यहाँ पे हमने इसको बताना है कि लेबल क्या है आपका, क्योंकि इसको जब तक लेबल नहीं बताएँगे, इसको नहीं पता होगा कि मैंने ट्रेनिंग किस चीज़ की करनी है। आपको लेबल बताना पड़ेगा, और अगर आपको याद हो तो लेबल आपका क्या था? मैं फिर आपको ये डाटा दिखा देता हूँ कि आपका जो लेबल था वो था पहला कॉलम जो था हार्ट डिजीज और अटैक, यानी क्या इस शख्स को हार्ट डिजीज या अटैक होगा या नहीं होगा। इन फीचर्स की बुनियाद पे, ये इतने भी फीचर्स हैं, इनकी बुनियाद पे ये सारे फीचर्स अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आपका बेसिकली लेबल कॉलम, मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में भी थोड़ी सी आसानी हो। तो ये आपका कॉलम है, लेबल है, और इसी को आपने यूज़ करना है। और दूसरी बात ये है कि इसके स्पेलिंग जो है वो आपको आपके दुरुस्त होने चाहिए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेता हूँ और इसके अंदर कॉलम नेम्स के अंदर यहाँ पे दे देता हूँ एज इट इज़, क्योंकि स्पेलिंग इसके ठीक होने चाहिए। इसको मैं सेव कर देता हूँ, इस पैनल को क्लोज कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो वो जो एरर था वो वार्निंग चले गई है। अच्छा, अब आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद अगला कंपोनेंट आपने क्या ऐड करना है, आपने इसकी स्कोरिंग करनी है, कि जो ट्रेनिंग हो रही होगी साथ साथ स्कोरिंग हो रही होगी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी बेहतर है, ताकि वो बेहतर से बेहतर उसकी परफॉर्मेंस दे सके, उसको बेहतर से बेहतर ट्रेन कर सके। तो यहाँ पे फिर हम स्कोर मॉडल जो है वो ड्रैग करते हैं, इसको स्कोर लिखेंगे तो स्कोर मॉडल टॉप पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे ला के रखेंगे। तो ये बेसिकली आपका, आपके 2 इनपुट इसको चाहिए। एक तो आपको जो जो आपका ट्रेन मॉडल है उसका आपको इनपुट चाहिए इसके अंदर, और दूसरा जो आपने, अगर आपको याद हो तो स्प्लिट डाटा के अंदर आपने जो 30% आपने छोड़ा है वो आपको यहाँ पे चाहिए। ये आपको यहाँ पे चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप मिस कर गए हैं, मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन अगर आपको याद हो कि आप लोगों ने वो पकड़ी है या नहीं पकड़ी, वो ये थी कि हमने स्प्लिट डाटा के अंदर अगर आप देखें तो ये 0.5% यानी कि 50% डाटा को स्प्लिट कर रहा है, हालाँकि हम स्प्लिट किया करते हैं 70%। तो हमने इसको 0.5 से 0.7 करना है और सेव कर देना है, और अब इसको हमने क्लोज़ कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और जो हम किया करते हैं जब हम डाटा क्लीन करते हैं, मैं इसको फिर डबल क्लिक करता हूँ, और वो ये है कि डाटा तो हमने बता दिया कि सारे कॉलम करने हैं, लेकिन क्लीनिंग मोड हमने इसका चेंज नहीं किया। अगर आपको याद हो तो क्लीनिंग मोड हमने क्या चेंज किया था लास्ट टाइम? हमने कहा था कि अगर डाटा मिसिंग हो तो पूरी रो जो है, रिमूव एंटायर रो, पूरी रो ख़त्म कर दो। तो वो हमने, ये भी हमने क्लीन मिसिंग डाटा के अंदर करना है। इसको सेव कर दिया, पैनल को क्लोज़ कर दिया। तो ये 2 चीज़ें जो हमने मिस की थी क्लीन मिसिंग डाटा में और स्प्लिट डाटा में, ये आपने ये भी कर दी। अच्छा, अब आप जनाब स्कोर मॉडल तक आ गए हैं। आपका जो ट्रेनिंग मॉडल का डाटा यहाँ आ जाएगा और वैलिडेशन का डाटा यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ जो लास्ट स्टेप रह गया वो इवैल्यूएशन का है, कि आपने इस मॉडल को इवैल्यूएट भी करना है। आप यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे और आपका इवैल्यूएट मॉडल आ जाएगा। इसको आपने ड्रैग करना है और स्कोर मॉडल के नीचे लेके आना है, और यहाँ पे आपके पास ये स्कोर मॉडल की जो आउटपुट होगी ये आपने इवैल्यूएट को इनपुट करके दे देनी है।
ये जनाब आपका ये सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप ये सेव दोबारा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अगर आप स्कोर मॉडल को चेक करें तो इसमें आपको फ़िलहाल आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, इवैल्यूएट मॉडल में कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, एज़ इट इज़ इसको रखना है। और अब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि बेसिकली आपकी जो पाइपलाइन है, उसके सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। जब आपने कॉन्फ़िगर करना है तो आपने इसको बताना है कि आपने एक्सपेरिमेंट नया करना है या एक्जिस्टिंग करना है। तो एक्जिस्टिंग तो हमारे पास इस वक़्त कुछ है नहीं, क्योंकि हमने ये बिल्कुल नई वर्कस्पेस क्रिएट की है। तो हम एक नया ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका नाम दे देंगे लेट्स से हार्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? और इसके बाद ये बाकी चीज़ें जो हैं ये डिफ़ॉल्ट रहने दें और इसको आप नेक्स्ट करें। यहाँ सबमिट नहीं करना, आपने नेक्स्ट करना है, क्योंकि अभी आपने इसका कंप्यूट जो सर्वर है वो क्रिएट करना है, वो नहीं किया। जब तक आप कंप्यूट सर्वर क्रिएट नहीं करेंगे, ये ट्रेनिंग जो होगी मॉडल की, ये इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके लिए सर्वर आपके पास नहीं है, तो आपने वो सर्वर क्रिएट करना है। तो वो इस वक़्त आपके पास नहीं है। आप कंप्यूट क्लस्टर पे देखें, आपके पास कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर चाहिए जो आपने क्रिएट करना है, और वो आपने क्रिएट एज़्योर एमएल कंप्यूट क्लस्टर के ऊपर क्लिक करके करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको किस किस्म का सर्वर चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली दफ़ा भी ये जो पहले 2 हैं ये सिलेक्ट किए थे, क्योंकि उसमें कॉस्ट मुझे नहीं पड़ी, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। हालाँकि ये थोड़ा-सा हल्का होगा और ये थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन फिर भी हम यही यूज़ करते हैं। हम वैसे आज ये भी यूज़ कर सकते हैं DSS3, और क्योंकि इसके अंदर 4 कोर प्रोसेसर है, तो हो सकता है ये थोड़ा-सा जल्दी हो और कॉस्ट इसकी भी वो शो नहीं कर रहा। अगर आपने थोड़ा-सा हैवी लेना है, अगर आप देखें तो ये 32 जीबी वाला है, उसमें 29 सेंट पर आवर पे वो काम करता है, और जो उससे आगे है वो 8 जीबी का है, लेकिन फिर भी वो 17 सेंट पर आवर ले रहा है। तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा है और आपका मॉडल ट्रेनिंग के लिए आपको लगता है कि थोड़ा-सा हैवी प्रोसेसर चाहिए होगा। तो मैं DS3 V2 को सिलेक्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ, और वो मुझे बाकी चीज़ें यहाँ पे पूरा पूछ रहा है कि कंप्यूटर का नाम क्या है, तो मैं इसको फिर हार्ट मॉडल सर्वर इसका नाम दे देता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप क्रिएट कर दें। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये इसको क्रिएट कर देगा, और ये क्रिएट करना इसने शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, और क्योंकि ज़ाहिर है ये अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे उसने कंप्यूट सक्सीड कर दिया। उसने कहा कि ये क्रिएट हो गया है, ठीक है? तो इसको क्लोज़ करें। जब आप दोबारा इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपका सर्वर यहाँ पे हार्ट मॉडल सर्वर आ गया है। इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद फिर आप आगे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करेंगे, ये आपसे कहेगा ये रिव्यू कर लें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ये सारी रिव्यू होगी, और इसके बाद आप सबमिट कर दें। तो यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो पाइपलाइन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, और ये आपको साइन आ जाएगा सक्सेस पाइपलाइन जॉब हैज़ बीन सबमिटेड। आपकी जॉब जो है वो सबमिट हो गई है। अगर आपने इसका प्रोग्रेस देखनी है तो इसके ऊपर ये जो बेल है, इस पे जो रेड नंबर आ जाएंगे उन पे क्लिक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली अभी रन कर रही है। अगर देखें तो ये लिखा हुआ है रनिंग, तो ये इस वक्त चल रही है, ठीक है? तो ये नोटिफिकेशंस जो हैं ये आपको बताते रहते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर आपने डिटेल देखनी है कि इस वक्त इसकी क्या डिटेल है, तो आप इसके ऊपर ये जो ग्रीन जो आपका सक्सेस का मैसेज आया, यहाँ पे व्यू डिटेल का लिंक है, आप इस पे अगर राइट क्लिक करें, इसको नए टैब में ओपन करें, तो आपकी जो जॉब की डिटेल है वो आ जाएगी कि आपके इस वक्त कौन सा स्टेप प्रोसेस हो रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त क्लीन मिसिंग डाटा जो है वो उसके ऊपर बार चल रही हैं, ये मूव हो रही हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त वो डाटा को क्लीन कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसने वो एल्गोरिदम जो है उसको भी साथ साथ असेस करना शुरू कर दिया है। तो हम यहाँ पे वीडियो रोकते हैं, और क्योंकि इसको कम से कम 8-10 मिनट लग सकते हैं, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगी मैं वापस आऊँगा। हमारी ट्रेनिंग मॉडल की जॉब कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। अगर आप देखें तो ये आपको कंप्लीटेड ग्रीन टिक के साथ नज़र आ रहा है, और अब हम देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। उसके लिए आपने जो इवैल्यूएट मॉडल है इस पे राइट क्लिक करना है, और आपको नीचे यहाँ पे
जो थर्ड लास्ट है वो प्रीव्यू डाटा नज़र आएगा। उस पे राइट साइड पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो एवेल्यूएशन रिजल्ट का जो मेन्यू ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करें तो आपको एवेल्यूएशन रिजल्ट का पैनल ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये कुछ मैट्रिक्स के जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगर आपको समझ ना आए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये देखना है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। और अगर आप गौर करें तो एक्यूरेसी 90% है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो इसका मतलब है कि हमने सही एल्गोरिथम सेलेक्ट किया और उसने एक्यूरेटली 90% उसकी एक्यूरेसी, यानी कि उसने 100 में से 90 जो पेशेंट्स थे उनके बारे में सही प्रिडिक्शन किया है कि उनको हार्ट डिजीज़ होगी या हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, उन फीचर्स की बुनियाद पे जो हमने उसको प्रोवाइड किए थे। प्रिसीजन भी इसकी 55% है। अब इन नंबर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसको दोबारा कोई नया एल्गोरिदम इस पे इस्तेमाल करके इस पाइपलाइन को दोबारा रन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने रिग्रेशन मॉडल की ट्रेनिंग के लिए किया था। और लेकिन मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट ये प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह से आप मुख्तलिफ एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके मॉडल ट्रेनिंग करवा सकते हैं। और ये मैट्रिक्स जो हैं ये इनके बेसिकली उन्होंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे भी दिए हैं। इस वक्त अगर आपको इनकी समझ नहीं आ रही तो आपने इस पे परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, और यहाँ से अगर आपकी एक्यूरेसी बेहतर आ रही है दैट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए कि आपने ये मॉडल ट्रेनिंग कैसे स्टेप वाइज करनी है, मॉडल ट्रेनिंग क्या क्या होती है और उसके अंदर क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग क्या होता है, डाटा स्प्लिट कैसे होता है, एल्गोरिदम और डाटा जो है वो मिल के ट्रेनिंग कैसे करते हैं, स्कोरिंग कैसे होती है और उसके बाद एवेल्यूएशन का क्या मतलब है। तो ये बेसिकली हमारा मॉडल ट्रेनिंग का जो टू क्लास क्लासिफिकेशन या बाइनरी क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ नहीं भूलनी कि आपने ये रिसोर्सेज डिलीट करने हैं। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो जो आपने कंप्यूट रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं वो आपको चार्ज होते रहेंगे। तो अगर आपने ये काम अपना मुकम्मल कर लिया है, आप वापस जाएं उसी टैब में जहाँ से आपने शुरू किया था। आपने लॉन्च स्टूडियो अगर आपने देखना हो गया कहाँ से आपने शुरू किया था, तो आपका जो जो वर्क स्पेस है, जहाँ पे आपकी वर्क स्पेस है जिस टैब के अंदर, वहाँ से आपने शुरू किया था, वहीं पे आपका रिसोर्स ग्रुप पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो ये एमएल डिज़ाइनर रिसोर्स ग्रुप है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वो रिसोर्स ग्रुप ओपन हो जाएगा और इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपके सारे रिसोर्सेज हैं और इसी के अंदर आपका एमएल डिज़ाइन वर्क स्पेस है जिसके अंदर आपकी अज़ूर मशीन लर्निंग स्टूडियो है। ये दोनों टैब जो हैं ये उसके अंदर हैं। तो आप अगर इस रिसोर्स को डिलीट करेंगे ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करना है, एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। इस पे ये जो आपका रिसोर्स ग्रुप का नाम है, इसके साथ ये जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड है इस पे क्लिक करें, ये नाम क्लिपबोर्ड में पेस्ट कर देगा। आप यहाँ पे आके इस नीचे वाले जो बॉक्स है इसके अंदर जहाँ लिखा हुआ है एंटर रिसोर्स ग्रुप नेम, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें और डिलीट का बटन ब्लू हो जाए रेड हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपसे कन्फर्म करेगा कि आपने ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है, यस डिलीट करना है, और ये इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा डिलीशन का। ये देखें डिलीशन का प्रोसेस शुरू हो गया और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये जब डिलीट हो जाएगा तब आपने इस ब्राउज़र को क्लोज़ करना है। और याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जब तक ये डिलीट सक्सेसफुल नहीं आएगा आपने इस ब्राउज़र को क्लोज़ नहीं करना। तो मैं वेट करता हूँ जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ वीडियो पॉज़ करता हूँ, दोबारा आता हूँ। जी, तो अगर आप देखें ये राइट साइड पे रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया है और इसने ग्रीन टिक दे दिया है कि डिलीटेड रिसोर्स ग्रुप। और अब आप इसको कंफर्म करना चाहें तो आप ये जो होम का मेन्यू आइटम है लेफ़्ट साइड पे या यहाँ पे क्लिक कर दें। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पे चले जाएँगे, नोटिफ़िकेशन को क्लोज़ कर दें। अब आपको अभी भी एमएल डिज़ाइनर डब्ल्यूएस यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है? कि ये कोई पुराना जो है वो एक्टिविटी यहाँ पे हुई हुई है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ये कन्फर्म कर देता है कि आपका जो वर्क स्पेस है वो डिलीट हो गया। आप इसको दोबारा कन्फर्म करना चाहें तो आप वर्क स्पेस के ऊपर जाके इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी जो वर्क स्पेस है वो डिलीट हुई है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, इस वक्त ये खाली है, ठीक है? और
एज़्योर मशीन लर्निंग पे अगर आप जाके देखें तो इसके अंदर भी ये आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो आपका बेसिकली जो होम पेज है वो आपको बता रहा है कि आपके सारे रिसोर्सेज़ डिलीट हो चुके हैं। तो इसके बाद अब आप अपना ब्राउज़र क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपका ये आज का जो प्रैक्टिस है आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी मशीन लर्निंग टाइप के लिए, किसी भी एल्गोरिदम के लिए डाटा सेट कहाँ से ढूँढ सकते हैं और फिर किस तरह से उस डाटा सेट को एज़्योर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा सेट क्रिएट कर सकते हैं और फिर पाइपलाइन किस तरह से आपने दोबारा देखा कि किस तरह से पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए। उसमें आज आपने टू क्लास क्लासिफिकेशन यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करके मॉडल ट्रेनिंग करके देखी। और वही सारे स्टेप तकरीबन हमने रिपीट किए जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा-सा ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये थोड़ी-सी मज़बूत हो जाए, क्लियर हो जाए। इसमें जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़िंग लगेगी वो होगी मैट्रिक्स जो हैं एंड पे आती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपने अपना फ़ोकस सिर्फ़ एक्यूरेसी पे करना है कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये प्रिसिजन कितनी आ रही है। बाकी चीज़ों की आप फ़िलहाल परेशानी ना लें क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये बातें नई हैं। आपके लिए ये समझना भी आसान नहीं है, लेकिन आपने उनकी वजह से घबराना नहीं है कि पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं। आपने सिर्फ़ ये फ़ोकस करना है कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितनी परसेंट एक्यूरेसी है, ताकि पता चल जाए कि उसकी परफ़ॉर्मेंस कितनी बेहतर है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं बहुत टेक्निकल साइड पे ना जाऊँ, चीज़ें आसान रखूँ, ताकि नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो लोग बल्कि इवन कंप्यूटर साइंस वाले भी जो हैं, उनके लिए भी आसान हो ये समझना। बाद में जैसे-जैसे हम इसके एडवांस लेवल पे जाते जाएँगे, आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। तो फ़िलहाल आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना फ़ोकस ये रखें कि आपको मॉडल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आपको ये पता चल जाए कि आपने एज़्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर के अंदर किस तरह से मॉडल को पाइपलाइन को सेटअप करना है, डाटा सेट कैसे लोड करना है, क्रिएट करना है और किस तरह से ये चीज़ें, ये सारे स्टेप जो हैं, ये आप अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और बाकी ये कि कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना भी इसको आसान रखूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाऊँ क्योंकि कोशिश ये है कि ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपके लिए आसान होती जाएँ। एआई के टूल डेवलपमेंट वाली साइड पे आपके लिए आना आसान हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।